दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी से 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, चाहे वो वर्णमाला से हो, ऊष्म व्यंजन से हो, किसी भी हो, सारा कुछ देखेंगे। चाहे उपसर्ग से हो, चाहे प्रत्यय से हो, कुछ भी हो इसमें। और साथ ही साथ पैरा से देखेंगे कि गद्यांश क्या दिया जाता है, उस गद्यांश से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है सीटेट, सब कुछ देखेंगे। चाहे कृदंत प्रत्यय हो, है ना, सब कुछ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। अब ऊष्म व्यंजन के बारे में पूछा जा रहा है कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ए में कहा जा रहा है बड़ा शाह, छोटा शाह, पिटपिटा शाह और हा। क्या ये ठीक होगा। बी में कहा जा रहा है ता, था, दा और धा। और सी में कहा जा रहा है टा, ठा, डा, डा। और डी में कहा जा रहा है चा, छा, जा, झा। तो ऊष्म व्यंजन की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शा, सा और शा और हा। तीनों सा को याद रखना है ट्रिक के तौर पे, और हा को भी याद रखना है, इसमें जोड़ लीजिए। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, और यही पहला वाला ठीक हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञा वर्ण की बात हो रही है कि ज्ञा वर्ण जो है, कौन सा वर्ण, ज्ञा वर्ण। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ए में कहा जा रहा है जाड़ा, जाड़ा और जा, धा और जा और न्या। किससे मिलके बना है, तो ये किससे मिलके बना है, सेकंड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लालटेन शब्द का निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। लालटेन की बात हो रही है। लालटेन शब्द ये किस में आता है, कि ये तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है। लालटेन की बात हो रही है। लालटेन शब्द कैसा है, ना तो ये तत्सम है और ना ये तद्भव है और ना देशज है। ये किस में आता है, लालटेन जो है ये विदेशी शब्द है, विदेशज में आता है। किस में आता है, विदेशज में आता है। डी इज़ द राइट आंसर, इसका सही हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, आगे देखेंगे। तत्सम और तद्भव के बारे में भी क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मिठास किस शब्द की बात हो रही है, मिठास की बात हो रही है। मिठास, मिठास, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, प्रत्यय के बारे में पूछा जा रहा है। मीठा या ठास या आस या प्यास, बोल के देखिए। मिठास, तो मीठा तो होगा नहीं, पहले तो गलत को हटाइए। प्यास, ये भी नहीं होगा। अब इसमें ठास और आस में से एक आपको सिलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, मिठास, क्योंकि ठा पे आ का डंडा लगा है, ये बड़े आ को बता रहा है। आस जो है सही हो जाएगा, ना कि ठास, ये भी गलत हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी भाई बहन, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है। यहाँ पर भी प्रत्यय से लिया गया है। मिलनसार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मिलनसार की, मिलनसार की, मिलनसार, मिलनसार की बात हो रही है। और प्रत्यय की बात हो रही है। मंद होगा या बंद होगा या पोष होगा या सार होगा। तो मिलनसार में क्या होगा, मिलनसार। देखिए प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगता है वो प्रत्यय है, और जो शब्द के पहले लगता है वो क्या है, उपसर्ग है। जैसे कि अभी आपको हम थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि एक शब्द ले लेते हैं, परिवार। क्या ले लिया, परिवार। अब मैंने यहाँ एक शब्द ले लिया, परिवार। अब अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि उपसर्ग बताइए, तो सब पहले क्या लग रहा है, बार लग रहा है या परी, तो परी लग रहा है। तो परी क्या है, ये उपसर्ग है। अब यहाँ पे प्रत्यय पूछा जाता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। अब यहाँ पर मिलनसार की बात की गई है। किसकी करी गई है, मिलनसार की। तो मिलनसार को देख लीजिए, मिलनसार, और शब्द के पीछे क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। तो मिलन अलग कर दीजिए, सार अलग कर दीजिए। जो सार बचा पीछे वाला वो क्या है, प्रत्यय है। तो सार इज़ द राइट आंसर, यानी डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 का डी, यानी मिलनसार।
उपसर्ग और प्रत्यय से आप लोग समझ चुके होंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्यय और उपसर्ग से। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या बनेगा। सप्ताह से आपको बनाना है, किससे बनाना है, सप्ताह से बनाना है, सप्ताह। इस सप्ताह से आपको रूप बनाना है और प्रत्यय कौन सा लगाना है, एक प्रत्यय लगाना है। कौन सा प्रत्यय लगाना है, एक प्रत्यय लगाना है। तो क्या बन जाएगा, सप्ताहिक बन जाएगा। सप्ताहिक बिल्कुल नहीं बनेगा। साप्ताहिक, इसमें बड़ा सा आ गया, ये भी नहीं बनेगा। अब ए और बी में से एक आंसर होगा। अब साप्ताहिक होगा, इसमें छोटा सा सा में छोटा है, डंडा नहीं लगा है, और साप्ताहिक है, तो क्या बन जाएगा, 6 का ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, साप्ताहिक बन जाएगा, क्योंकि एक प्रत्यय लगाएंगे सप्ताह में, तो क्या बन जाएगा, एक प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, सप्ताह से क्या बन जाएगा, साप्ताहिक बन जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चुस्त शब्द का विलोम नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, विलोम से लिया गया है, चैप्टर का नाम है विलोम। किससे, चुस्त। चुस्त की बात हो रही है, चुस्त। और नहीं में पूछा जा रहा है कि 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है, और उस एक को अलग हटाना है कि वो कौन सा नहीं है। इसमें चुस्त के बारे में पूछा जा रहा है। देखो, चुस्त मीन्स ढीला तो होता ही है, बिल्कुल ठीक है। लचर भी होता है चुस्त मीन्स, और सुस्त भी होता है। कहते हो बड़े सुस्त हो, बड़े चुस्त हो, बड़े ढीले हो काम करने में, पढ़ते नहीं हो अच्छे से, बड़े ढीले हो। आशीष नहीं होगा, तो नहीं पूछा जा रहा है, तो आशीष वाला सही हो जाएगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय की बात हो रही है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा के साथ, या सर्वनाम के साथ, या विशेषण के साथ, या क्रिया के साथ। तो हमेशा याद रखना है, कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। और प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अब किसके बारे में पूछा जा रहा है, योग रूढ़ के बारे में पूछा जा रहा है कि पीला है, या घुड़सवार है, या लंबोदर है, या नाग है। योग रूढ़, योग रूढ़ के बारे में पूछा जा रहा है कि योग रूढ़ इसमें कौन सा है, लंबोदर। लंबोदर, सी इज़ द राइट आंसर। लंबोदर कैसा शब्द है, लंबोदर। लंबोदर कैसा शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। लंबा है जिसका उदर, अर्थात किसकी बात हो रही है, गणेश जी की बात हो रही है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है कि कैसा वाक्य है, जो सेंटेंस है वो कैसा है। प्रश्नवाचक है, क्या इसमें प्रश्नवाचक की बात की गई है, क्या विस्मयवाचक है, क्या इच्छावाचक है, या निषेधवाचक है। तो ये किस तरह का वाक्य है वो बताना है। ये इच्छावाचक वाक्य है, इच्छा यानी भाव को प्रकट कर रहा है, तो ये इच्छावाचक में चला जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, हम ऐसी कामना कर रहे हैं, हम ऐसी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। इस वाक्य से हमें ये पता लग रहा है कि ये इच्छावाचक की ओर चला जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है, धनी मतलब क्या होता है, अमीर, तथापि बहुत दुखी है, यानी वो अमीर भी है और दुखी भी है। तो ये वाक्य की कंडीशन बताना है, ये कैसा वाक्य है, जो सेंटेंस है वो कैसा है। क्या ये साधारण वाक्य में आता है, क्या सिंपल सेंटेंस है, या संयुक्त वाक्य में आता है, या मिश्र वाक्य में आता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस वाक्य की कैटेगरी में ये चला जाएगा वो बताना है। अब यहाँ पर ये किस में चला जाएगा, मिश्र वाक्य में चला जाएगा, ना कि साधारण वाक्य में और ना संयुक्त वाक्य में। क्योंकि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। अब देखिए, यद्यपि मोहन धनी है, यहाँ पर भी बात इन्होंने कह दी, तो ये भी हो गया, और लास्ट में और तथापि भी जोड़ दिया कि बहुत दुखी है, तो ये मिश्र वाक्य में चला जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है। फारसी भाषा के 3 शब्द यहाँ पर दिए हैं
और जो चौथा होगा वो नहीं होगा, वो गलत होगा। गलती पहचानना। नहीं में पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है। ए में कहा जा रहा है खामोश, और बी में कहा जा रहा है कबूतर, और सी में कहा जा रहा है चिराग, और डी में कहा जा रहा है हक। तो कौन सा शब्द जो है यहाँ पर नहीं होगा? हक जो है ये फारसी भाषा का नहीं है, नहीं में पूछा जा रहा है। जबकि खामोश फारसी भाषा का है, कबूतर फारसी भाषा का है, और चिराग ये कैसे हैं? ये तीनों के तीनों फारसी भाषा के हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करें। अर्जुन ने कर्ण को मारा, उद्देश्य की पहचान करना है कि क्या उद्देश्य है इस वाक्य में, इस सेंटेंस में उद्देश्य क्या है। आखिर कर्ण को तो मारा है अर्जुन ने, लेकिन क्यों मारा है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, रीज़न क्या है, तो वही यहाँ बताना है। ए में कहा जा रहा है कर्ण को, क्या कर्ण रीज़न है, और बी में कहा जा रहा है मारा, क्या मारने का उद्देश्य है इसलिए मारा, क्या अर्जुन, या इनमें से कोई नहीं। तो अर्जुन ने कर्ण को मारा, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अर्जुन ने मारा है। किसको मारा है? कर्ण को मारा है। तो उद्देश्य की पहचान हम कैसे करेंगे? जो करने वाला है, करता है, आखिर करता कौन है इसमें, कौन किसको मार रहा है? अर्जुन मार रहा है। किसको मार रहा है? कर्ण को मार रहा है। तो अर्जुन ने कर्ण को मारा, तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? अर्जुन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान कीजिए। वहाँ देखा था हमने उद्देश्य की पहचान कीजिए, क्योंकि उद्देश्य भी पूछा जाता है, विधेय भी पूछा जाता है, समास से भी क्वेश्चन बनते हैं, संधि से भी बनते हैं, अलंकार से भी बनते हैं, विलोम शब्द से भी बनते हैं, पर्यायवाची से भी बनते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट सब कुछ पूछा जाता है, और सब कुछ कंप्लीट करेंगे। मैं लगातार हिंदी की वीडियो, सीडीपी की वीडियो, ईबीएस की वीडियो, एसएसटी की वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है शिक्षक भर्ती का। सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 14 नंबर में मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करें। विधेय क्या होता है, कैसे पहचान करेंगे? क्या मैंने होगा, या उसे होगा, या उसे पीटा, या उपरोक्त सभी होगा? अब विधेय की पहचान कैसे करें कि क्या विधेय है इसमें? उसे पीटा, देखो क्या है, उसे पीटा। वहाँ पर क्या था? कर्ता क्या था? उद्देश्य में क्या था? करने वाला था, क्योंकि जो काम को कर रहा है, मेन फोकस जिस पे होता है वो उद्देश्य हो गया। अब यहाँ विधेय की बात होगी। मैंने उसे पीटा, आखिर किसे पीटा? आखिर किसे पीटा? मैंने उसे पीटा, तो उसे पीटा ये क्या है? ये विधेय है। तो सी इज़ द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन कुबेर का पर्यायवाची नहीं है? 3 ऐसे हैं जो कि कुबेर के पर्यायवाची हैं और चौथा नहीं है। उस चौथा को पहचानना है कि कौन सा नहीं है। ए में कहा जा रहा है धनद, और बी में कहा जा रहा है यक्षपति, और सी में कहा जा रहा है श्रीद, और डी में कहा जा रहा है रजत। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा रजत जो है कुबेर का पर्यायवाची नहीं है, और नहीं में पूछा जा रहा है। तो रजत आखिर है किसका? तो ये चांदी का पर्यायवाची है। किसका है? चांदी का पर्यायवाची है रजत। बाकी धनत भी कहा जाता है कुबेर का पर्यायवाची है, यक्षपति भी कहा जाता है, श्रीद भी कहा जाता है, ये कुबेर के पर्यायवाची है। अब यहाँ पर हमारा निम्नलिखित गद्यांश को, यहाँ से गद्यांश चालू हो गया। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में 16 से 24 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। 16 से 24 तक हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो किससे मिलेंगे? गद्यांश से मिलेंगे। गद्यांश को आराम से पढ़ना है, और उस गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं, और दोबारा भी मैं दिखा दूंगा कैसे कैसे क्या गद्यांश दिया है। कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10,000 साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्य ने महसूस किया कि कर्मयोग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो
तुरंत भक्ति योग को अपना लिया और उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। ये कर्म और ज्ञान योग का उज्ज्वल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। ये गद्यांश है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, इसी आपको एक गद्यांश दे देगा और एक कविता दे देता है। लगभग 15 क्वेश्चन आपको हिंदी में 12-15 के समथिंग पेडागोजी में मिल जाएंगे देखने को, और 15 में आपको गद्यांश में से ही पूछ लेता है कि इसमें से विलोम शब्द क्या है, इसमें पर्यायवाची क्या है ना। और कुछ क्वेश्चन गद्यांश से ही पूछ लेता है। तो यहाँ गद्यांश से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं वो देख लेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है। किस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। अब ऊपर हमने गद्यांश में पढ़ा था कि 9-10 हजार वर्ष पूर्व लोगों की, ए सही हो जाएगा। बी में कहा जा रहा है मानव इतिहास में लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों की, और सी में कहा जा रहा है मानव इतिहास में नाम दर्ज करवाने वाले लोगों की, और डी में कहा जा रहा है बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोगों की। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ऊपर पढ़ा था 9-10 हजार वर्ष पूर्व लोगों की, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, उसमें कहा ही गया था, शुरू में ही कहा जा रहा है। कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है, इसीलिए मैंने दोबारा भी दिखा दिया, इसी से बने हैं ये क्वेश्चन। ये देखिए, कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। तो पहले का आंसर हमें कहाँ से मिल गया, यहीं से मिल गया। दूसरा प्रश्न देखेंगे, दूसरे प्रश्न में क्या है। दूसरे प्रश्न में है भक्ति योग का महत्व क्या है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है भक्ति योग का महत्व क्या है। ए में कहा जा रहा है सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में, और बी में कहा जा रहा है कर्म योग की प्राप्ति में, और सी में कहा जा रहा है ज्ञान योग की प्राप्ति में, और डी में कहा जा रहा है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। डी इज़ द बेस्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। ऊपर फिर से चलते हैं, फिर दिखाते हैं यहाँ पर कहाँ लिखा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है महसूस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने पहले ही कहा है, यहाँ से देख लेते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक, यहाँ पर देखिए आध्यात्मिक वर्ड आ गया। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है। तो यहाँ से हमारा दूसरा भी क्लियर हो गया इसके अकॉर्डिंग, गद्यांश के अकॉर्डिंग। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या दिया है इसमें, 18 नंबर क्वेश्चन में डॉट डॉट एवं डॉट डॉट योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। ऐसे दो चीज़ें भरना है यहाँ पर जो कि भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। तो क्या भक्ति मार्ग को, तो पहले में दिया है ज्ञान योग और राजयोग, और बी में दिया है कर्म योग और ज्ञान योग, और सी में दिया है कर्म योग और भक्ति योग, और डी में दिया है भक्ति योग और ज्ञान योग। किसकी चर्चा यहाँ पर की गई है, कर्म योग और ज्ञान योग की चर्चा की गई है। ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, कर्म योग और ज्ञान योग की बात की गई है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में डॉट डॉट का महत्व अधिक है। किस चीज़ का मानव जीवन में, जो गद्यांश में ऊपर पड़ा था उसमें मानव जीवन में किसका महत्व सबसे ज़्यादा दिया गया है। तो किसका दिया गया है सबसे ज़्यादा, किसकी बात की गई है मानव जीवन में, आध्यात्मिकता या बौद्धिक दृष्टिकोण या ज्ञान योग या कर्म योग। सबसे ज़्यादा किसकी बात की गई है, आध्यात्मिकता की बात की गई है, सबसे ज़्यादा आध्यात्मिकता की बात की गई है। ए इज़ द राइट आंसर। बीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है।
मानव जीवन के लिए बात की जा रही है। एकमात्र मार्ग क्या है? राज का या कर्म का या ज्ञान का या भक्ति का? तो क्या है मानव जीवन के लिए? मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग किसका हो जाएगा? भक्ति की बात की गई है कि मानव जीवन के लिए एक मार्ग क्या है? भक्ति। भक्ति यानी डी इज द राइट आंसर। अब मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है, यहाँ पर देख लीजिए इसमें कहाँ से इन्होंने उठाया है। ये देखिए, लोग उन्हीं में महत्वहीन सुदूर, उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही, ये देखिए यहाँ पर उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर हो गया भक्ति मार्ग। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से 21 नंबर, मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था? जो मनुष्य के पूर्वज थे उन्होंने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था? यहाँ पर नहीं में पूछा जा रहा है। ए में कहा जा रहा है कर्म मार्ग को, बी में कहा जा रहा है मानसिक विकास को, और सी में कहा जा रहा है भक्ति मार्ग को, और डी में कहा जा रहा है ज्ञान मार्ग को। तो किसको मनुष्य ने नहीं समझा था? उनके पूर्वजों ने। तो किसको नहीं समझा था? भक्ति मार्ग को नहीं समझा था। सी इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विशेषण विशेष का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर विशेषण विशेष का उदाहरण कौन सा है? ए में कहा जा रहा है मानव और इतिहास, ये विशेषण विशेष है, और बी में कहा जा रहा है अधिक तेजी, और सी में कहा जा रहा है उज्ज्वल पक्ष, और डी में कहा जा रहा है सबसे बुद्धिमान। तो सबसे बुद्धिमान क्या है? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? उज्ज्वल पक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल पक्ष हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, विशेषण विशेष का उदाहरण है। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? सापेक्ष का विलोम, विलोम से लिया गया है कि सापेक्ष का विलोम क्या होता है? सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है, अनापेक्ष होता है, या असापेक्ष होता है, या निरपेक्ष होता है? तो क्या होता है? निरपेक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी लोगों को पता होगा। ए इज द राइट आंसर। सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? निरपेक्ष हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? यहाँ पर जो 4 दिए हैं उसमें 3 तो मैच कर रहे हैं पर चौथा मैच नहीं कर रहा है। ये सीटेट में प्रीवियस ईयर का पैरा था और वहाँ से ये अभी लास्ट टाइम ये पूछा गया है। वहीं से मैंने आपको बताने के लिए कोशिश की है कि इस तरह का गद्यांश आता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समूह से भिन्न शब्द पहचानना है। तेजी है, कर्म है, मदद है और साल है। तो भिन्न क्या हो जाएगा? इसमें कर्म जो है अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म। बाकी ये तीनों सेम है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? ये पेडागोजी हिंदी चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन लिया गया है। ए में कहा जा रहा है पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना, और बी में कहा जा रहा है उनकी स्मृति का परीक्षण करना, और सी में कहा जा रहा है सहपाठी पृष्ठपोषण, और डी में कहा जा रहा है टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। तो ऐसा किस लिए एक अध्यापक विद्यार्थियों के लिए करता है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा टॉपिक के प्रति, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसके प्रति रुचि पैदा करना। तभी बच्चों में एक इंटरेस्ट बढ़ेगा, एक पढ़ने की रुचि बढ़ेगी। डी इज़ द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? अवरोध मतलब क्या होता है? रुकावट, यानी टेंशन दे रहा है बच्चा एक,
समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं, एक अध्यापक या अध्यापिका हैं, तो आप क्या करेंगे? समाधान खोजने के लिए अभिभावकों यानी उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे। क्या आप ये करेंगे? विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताएंगे कि जो विद्यालय प्रशासन है, आपके ऊपर जो प्रिंसिपल होंगे और भी सारे लोग होंगे, क्या उनको बताएंगे बच्चे के बारे में? या अस्सी में कहा जा रहा है उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। जो शैतान बच्चे होते हैं, जो क्लास में डिस्टर्ब बनाते हैं, क्या उनको पहले से ही अलग कर देंगे या उन पर विशेष ध्यान देंगे? बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए कि बच्चों को कहेंगे आप कि जो है समाधान खोजने के लिए कहेंगे। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। आयोग ने इसका आंसर डी माना है, जबकि ये क्वेश्चन डाउट में है। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को, अगर आप टीचर हैं, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कैसे कह सकते हैं? बच्चे तो खुद ही शैतान है ना, अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो खुद से करना चाहिए। लेकिन आयोग ने इसका आंसर डी माना है। आप बताइए आपकी राय क्या है? 27 नंबर पर कमेंट करके बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का क्या अर्थ है? यहाँ मुहावरे से क्वेश्चन को लिया गया है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। ए में कहा जा रहा है दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, और बी में कहा जा रहा है सहानुभूति नहीं दिखाना, और सी में कहा जा रहा है संतानहीन होना, और डी में कहा जा रहा है जिस पर बीती है वही जानता है। तो बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, डी इज़ द बेस्ट आंसर। एकदम सही आंसर है डी इसका। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह क्या कहलाते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द बताना है जो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं। क्या उनको तत्सम कहते हैं, या तद्भव कहते हैं, या देशज कहते हैं, या विदेशज कहते हैं? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उनको क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। और सभी लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देंगे। ए इज़ द राइट आंसर। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस को बताना है। किसको बताना है? करेक्ट सेंटेंस को बताना है। मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, ये तो गलत हो गया। मैं आपका यानी आपकी श्रद्धा करता हूँ, तो ये तो गलत हो गया। खुद से बोल के देखिए। मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ नहीं होगा। आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ, ये भी नहीं होगा। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 29 का। सी सही आंसर हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? अलंकार से मैंने क्वेश्चन को लिया है कि तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर पता लग रहा है ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तरिन में भी ता आया है, तनुजा में भी ता आया है, तट में भी ता आया है, तमाल में भी ता आया है, तरुवर में भी ता आया है। तो यहाँ जहाँ पर भी दुनिया का कोई सा भी शब्द हो, जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती हो, तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि किसकी बात हो रही है? अनुप्रास अलंकार की बात हो रही है। जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ए इज़ द राइट आंसर। और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि शब्दों की जहाँ पर बार बार आवृत्ति होती हो तो वहाँ कौन सा होगा? कमेंट करके बताइए कि जहाँ पर शब्दों की बार बार आवृत्ति होती हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। वर्णों की मैंने बता दिया अनुप्रास अलंकार। और बात को बड़ा चढ़ा के कहना किस अलंकार की पहचान होती है? अतिशयोक्ति अलंकार की। ज़्यादातर फिल्मों में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।